हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है हमारा। और आज की जो वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम वालों के लिए होगी। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी मीडियम में बनाइए, तो आज की जो वीडियो है वो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए ये मैंने 5 चीजें आपके लिए लिख ली है, जो कि आपके एग्जाम में घुमा फिरा के इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा पहला है हमारा अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोग और निवेश के लिए उपलब्ध होती हैं या पुनर्विक्रय मूल्यवर्धन के लिए नहीं होती। यानी ये वस्तुएं उपभोग के लिए होंगी या तो निवेश के लिए। उपभोग करता है उपभोक्ता यानी कि हम लोग, और निवेश कौन करता है? उत्पादक। और ये पुनर्विक्रय ये मूल्यवर्धन के लिए नहीं होते, यानी इसको दोबारा बेचे जाने के लिए नहीं खरीदा जाता। उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुएं व सेवाएं अंतिम वस्तुएं होती हैं, यानी हमारे द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं और सेवाएं अंतिम ही होगी, क्योंकि हम उसको दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते। मध्यवर्ती वस्तुएं ये ऐसी वस्तुएं व सेवाएं हैं जिनकी एक ही वर्ष में पुनः बिक्री की जा सकती है या अंतिम वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। पहली वाली लाइन का मतलब कि इसको दोबारा बेचने के लिए खरीदा जा सकता है, या अंतिम वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में जो आपने खरीदा है वो भी आपका मध्यवर्ती वस्तु है, या जिनका रूपांतरण संभव हो, यानी इसमें और चेंजेस करना पॉसिबल हो। ये प्रत्यक्ष रूप से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, यानी ये डायरेक्टली हमें सेटिस्फाइड नहीं करती। उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई सेवाएं, यानी जो उत्पादक सेवाएं का प्रयोग करता है, जैसे वकील की सेवाएं कर रहा है वो, तो ये कच्चे माल या आदि मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। ठीक है, यानी ये आपकी अंतिम वस्तुएं या सेवाएं नहीं है। अब इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं कि मान लो कोई कपास की खेती कर रहा है, तो जब वो कपास की खेती कर लेगा तो क्या हम लोग उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसको बेचा जाएगा मार्केट में जाके, बाजार में जाके। तो वो जो कपास है अभी वो क्या है हमारा? मध्यवर्ती, क्योंकि उसको बेचा जा रहा है, पुनः बिक्री की जा सकती है। अब कपास बाजार में जाके क्या बन जाता है? धागा हमारा। तो क्या धागा आप पहन सकते हो या इस्तेमाल कर सकते हो प्रत्येक रूप से? तो नहीं, तो ये अभी भी क्या होगा? पुनः बिक्री होगा। धागे से बनेगा कपड़ा। क्या कपड़ा आप डायरेक्ट पहन सकते हो? नहीं, कपड़े से जो आप पहनने लायक वाली चीजें होंगी, शर्ट, पैंट, जब ये बन जाएगी पैंट और शर्ट, तब वो क्या हो जाएगी? हमारी अंतिम वस्तु। यानी जब वो हमारे प्रयोग लायक हो जाएगी तब हम उसको अंतिम कह देंगे, वरना वो बीच में जब तक बेची जा सकती है तब तक वो क्या होगी? हमारी मध्यवर्ती वस्तु। अब हम आ जाते हैं आगे। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है या चर है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जैसे धन एवं संपत्ति या मुद्रा की पूर्ति। यानी ये एक ऐसी मात्रा है जिसको आप किसी निश्चित समय बिंदु पर मापते हो। इसके लिए हम कह सकते हैं कि मैंने कहा आपसे कि 1 तारीख को आपके अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए हैं, तो मैंने 1 तारीख कहा, एक पर्टिकुलर बिंदु मैंने कह दिया, यहाँ पर समय बिंदु बता दिया कि 1 तारीख, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉक। अब प्रवाह क्या है? कि प्रवाह एक ऐसी मात्रा है या चर है जिसमें समय अवधि में मापा जाता है। जैसे राष्ट्रीय समय अवधि कहने का मतलब आपके पास एक टाइम पीरियड होगा। अब वो टाइम पीरियड 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। फिर दोबारा पिछले वाले उदाहरण से समझ लेते हैं कि मैंने कहा था उसमें 1 तारीख को। अब मैं कह दूं आपके पास 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का डाटा दे दिया जाए, तो इसको हम स्टॉक कहेंगे प्रवाह। तो इसको हम कह देंगे प्रवाह, क्योंकि यहाँ पर समय अवधि आ गई 1 जनवरी से 31 जनवरी वाली, और केवल मैं 1 जनवरी कहता यहाँ पर, तो क्या हो जाता? वो स्टॉक हो जाता, क्योंकि वो एक निश्चित समय बिंदु हो जाता। और जब 1 जनवरी से 31 जनवरी मैंने कह दिया तो वो प्रवाह हो गया, क्योंकि वो समय अवधि हो गई। अब आ जाते हैं आय का चक्रीय प्रवाह।
तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, तो हमारे क्षेत्र कितने? 4, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार और शेष विश्व। इनके बीच में वस्तुओं का मतलब आप समझते हो, सेवाओं का मतलब भी, साधन सेवाओं का मतलब जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, जैसे मजदूरी हो गई, ये साधन सेवाएं हो गई। मौद्रिक आय यानी जिससे आपकी मौद्रिक आय हो रही हो, पैसे का लेन देन हो रहा हो। और सतत प्रवाह, सतत प्रवाह का मतलब लगातार होता रहे, खत्म ना हो, लगातार चलता रहे। तो ऐसे आय के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब मैंने इसमें नीचे लिखा है कि इसकी जो प्रकृति है वो चक्रीय होती है, क्योंकि ना तो इसका कोई आरंभिक बिंदु है, ना ही कोई अंतिम बिंदु है। अब इसको हम समझते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इसका आरंभिक बिंदु कहाँ है, तो आप बता पाओगे? नहीं। अंतिम बिंदु? नहीं। तो ऐसे ही आय का चक्रीय प्रवाह होता है जिसमें ना कोई आरंभिक बिंदु होती है, ना ही कोई अंतिम बिंदु होती है, और ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी चलती रहने वाली प्रक्रिया। अब जो आय का चक्रीय प्रवाह हमारा जो है वो 2 तरीके का है, एक है वास्तविक और एक है मौद्रिक। वास्तविक में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं और साधन सेवाओं का प्रवाह दर्शाता है, यानी कि इसमें केवल सेवाओं और वस्तुओं का लेन देन होगा, यानी इसमें पैसे का लेन देन कोई नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले में सेवाएं, जैसे गांव वगैरह में अभी भी चलता है कि हमने गेहूं दे दिया, तेल ले लिया, इस तरीके की चीजें। मौद्रिक प्रवाह उपभोग, व्यय और साधन भुगतान के प्रभाव को दर्शाता है, यानी इसमें काम के बदले में पैसे मिल जाएंगे, यानी मौद्रिक आ जाएगी पैसे। तो ये चीजें हैं मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो पहला चैप्टर तो आपका क्लियर, और इम्पोर्टेंट यही है, और ये एग्जाम में घुमा फिराकर आपसे पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखते रहिए वीडियो को, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और ये काफी बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसको।